नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत फिर आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का वही लेक्चर अगली कड़ी में। और आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो परिभाषा हमने कल बताई हुई थी उस पर हम आज पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, पूरी की पूरी परिभाषा की विवेचना करके रख देंगे और आपको निश्चित तौर पर वो परिभाषा समझ में आएगी। हमने कल परिभाषा बताई थी कि अर्थव्यवस्था वह समाजशास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर दुर्लभ संसाधनों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है और जिससे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अब इसमें से क्या होता है कि पहला हम परिभाषा लिख लेते हैं और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे इसके बेसिक से जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा जानेंगे। तो परिभाषा क्या रहेगी कि अर्थशास्त्र वह समाजशास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दुर्लभ संसाधनों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आपने पूरी परिभाषा जानी, देखिएगा कि वह समाजशास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दुर्लभ संसाधनों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसमें से जो टर्म्स कुछ निकालते हैं और इन टर्म्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ अन्य टर्म भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि इसमें एक व्यक्तिगत टर्म यूज हुआ है, दूसरा सामूहिक टर्म यूज हुआ है, तीसरा दुर्लभ संसाधन टर्म यूज हुआ है। हम इन तीनों ही फैक्टर्स पे बहुत अच्छे तरीके से चर्चाएं करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयां क्या होती हैं। व्यक्तिगत इकाइयां क्या होती हैं? तो व्यक्तिगत इकाइयां वे इकाइयां होती हैं जो या तो प्रोडक्शन कर रही होंगी और या फिर कंजम्पशन में लगी होंगी। जैसा कि या तो प्रोडक्शन कर रही होंगी, प्रोडक्शन ये सब का सब प्रोसेस इकोनॉमी के अंतर्गत होता है, और दूसरा कंजम्पशन। वे सब की सब इकाइयां जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन करती हैं उन्हें हम व्यक्तिगत इकाइयों के तौर पर रखते हैं। सपोज करिए एज एग्जाम्पल हम बात करते हैं ए कंज्यूमर, अ फर्म एंड ETC। और भी ऐसी चीजें हैं जो कि एक व्यक्तिगत तौर पर कार्य करती हैं, उन्हें हम रखते हैं किसकी ओर? एक व्यक्तिगत इकाइयों में रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सामूहिक रूप से किस प्रकार उपभोग किया जाता है। तो सामूहिक की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जहाँ कहीं भी समूह की बात आती है तो समूह का कोई निश्चित उद्देश्य होता है और निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही समूह का निर्माण होता है। तो समूह के लिए सबसे मस्ट चीज क्या होती है? आपका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरा उद्देश्य समान होना चाहिए। सोचिए, आप बात करते हैं, आप विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में आप देखते हैं कि बच्चे होते हैं और बच्चे मित्र तभी बनते हैं एक दूसरे के, उनका कोई मोटिव होता है। एक तो ये बात कर लेते हैं। दूसरी आप जानिएगा कि आप विभिन्न रैलीज में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, तो वहाँ भी आपका एक मोटिव होता है, वहाँ भी किसी विषय पर डिस्कस किया जा रहा होता है और इसीलिए आप वहाँ पर जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी कुछ विशेष ग्रुप होते हैं जो कि
प्रोडक्शन में और या फिर आपके कंजम्पशन में लगे होते हैं और इसी के आधार पर अर्थव्यवस्था तय होती है। फिर हम बात करेंगे दुर्लभ संसाधनों के उपयोग की, कि दुर्लभ संसाधन क्या होते हैं और इसके साथ साथ दुर्लभ संसाधनों का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है और विभिन्न चीज़ें जो कि संसाधनों के प्रयोग द्वारा बनाई जाती हैं, इन पर भी थोड़ा थोड़ा सा हम नज़र डालते चलेंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, आखिरकार संसाधन क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, दोनों ही टर्म एक ही हैं। तो रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो रिसोर्सेज वे साधन होते हैं, रिसोर्सेज वे साधन होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन या फिर सेवाओं को प्रदान करने में किया जाता है। उत्पादन या फिर सेवाओं को प्रदान करने में किया जाता है। रिसोर्सेज की बात हमें समझ में आई कि रिसोर्सेज आपका उत्पादन एवं सेवा से जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं और उनके अंतर्गत हमारी जो अभी सोसाइटी के अंतर्गत जो आपको चीज़ें मिल रही होंगी तो किस प्रकार से क्लासिफाइड किए जाएंगे, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि रिसोर्सेज आपका जो भी संसाधन होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल, सेकेंडरी मैन मेड और टर्शियरी ह्यूमन रिसोर्स। संसाधन के 3 टाइप्स माने गए हैं, पहला नेचुरल, दूसरा मैन मेड और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे पहले हम बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हम कहेंगे कि नेचुरल का तात्पर्य प्राकृतिक चीज़ों से हो सकता है और प्राकृतिक चीज़ें वही होंगी जो प्रकृति में हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो रही होंगी। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से इंडिपेंडेंटली प्राप्त हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत आप बेसिक सी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आप रख सकते हैं एज एग्जाम्पल आप वाटर का यूज कर सकते हैं, आप लैंड का यूज कर सकते हैं, आप एयर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादातर ऐसे संसाधन होते हैं जो कि आपका प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। फिर अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो हम जानेंगे कि पूरे नेचुरल रिसोर्स को हम कई सारे क्लासिफिकेशंस दे सकते हैं। जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन हम इसे बायोटिक एंड नॉन बायोटिक रूप में दे सकते हैं। बायोटिक एंड नॉन बायोटिक मीन्स क्या होता है कि बायोटिक का तात्पर्य होगा कि ऐसे संसाधन जो कि जैविक हैं और नॉन बायोटिक का तात्पर्य होगा कि ऐसे संसाधन जो कि अजैविक होते हैं। बायोटिक संसाधन के अंतर्गत आप कहेंगे तो आप प्लांट्स को रख सकते हैं, एनिमल्स को रख सकते हैं। वहीं नॉन बायोटिक में आप सेम एज वाटर बॉडी, इसके अलावा आप रख सकते हैं एयर को, आप रख सकते हैं लैंड को एंड वुड्स। ये सब के सब नॉन बायोटिक चीज़ों में रखे जा सकते हैं। देखिए प्लांट्स आपका बायोटिक में रखा होगा लेकिन वुड्स
नॉन बायोटिक के अंतर्गत आएगी। तो आपको ये एक क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल संसाधन कौन से हो सकते हैं? देखिए भाई, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका हम एक बार यूज कर लेते हैं और हो सकता है कुछ समय के बाद वो हमें प्राप्त हो जाएंगे और हम उनका फिर से यूज कर सकेंगे, तो उन्हें हम रिन्यूएबल संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं सोलर एनर्जी की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं विंड पावर की। और इसके अलावा हम जब नॉन रिन्यूएबल संसाधनों की ओर जाते हैं तो उसमें से हमें वे चीज़ें मिलेंगी जिनका हम दोबारा बहुत लंबे अंतराल के बाद यूज कर पाएंगे। जैसे कि आपका पूरा का पूरा जीवन खत्म हो जाए और उसके बाद संसाधन का निर्माण हो। जैसे कि आप कोयला को देखेंगे, पेट्रोलियम को देखेंगे, तो ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका निर्माण बहुत लंबे समय अंतराल के बाद होता है। तो इसमें हम आपको पेट्रोलियम एंड कोयला या कोल, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगी। फिर हम एक अगला क्लासिफिकेशन जानेंगे और वह क्लासिफिकेशन इसी नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। हाँ, तो अब हम बात करें इसके अगले क्लासिफिकेशन की। तो तीसरा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, इसमें हम पोटेंशियल डेवलप्ड एंड स्टॉक की बात करेंगे। ये सब के सब आपके रिसोर्सेज के अंतर्गत ही होंगे। देखिए, जब बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के अंतर्गत वे चीज़ें आएंगी जो आपके नेचर में पर्याप्त रूप में उपलब्ध तो हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आप उनसे इतना परिचित नहीं हो पाए हैं कि आप उनका समुचित रूप से यूज कर सकें। इन्हें हम, और ये क्या होता है, पोटेंशियल जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो कुछ ऐसे संसाधन जिनका कम ज्ञान के कारण कम उपयोग हो पाया हो, एज सोलर एंड विंड पावर। आप जानते हैं कि कोयला का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आपकी एनर्जी जनरेट करने में, लेकिन सोलर और विंड पावर को प्रमोट किया जा रहा है सरकार द्वारा। और आगे चल के हो सकता है कि भविष्य में कुछ ऐसे आपके टेक्नोलॉजीज आए या कुछ ऐसा है कि एक लंबे स्तर पर क्या कहते हैं सोलर पावर या फिर विंड पावर का यूज किया जाए। फिर हम बात करेंगे डेवलप्ड संसाधन, जो डेवलप्ड होते हैं। डेवलप्ड के अंतर्गत वे संसाधन आएंगे जिनका मानव ने पूर्णतः ज्ञान कर लिया है और ज्ञान के साथ ही वह इनका अत्यधिक रूप से दोहन भी कर रहा है। और इसमें हम जैसे कि रख सकते हैं कि आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, वाटर हो गया। डेवलप्ड संसाधन मतलब जो डेवलप्ड किए गए हैं, कुछ आपकी एनर्जेटिक चीज़ें इनसे डेवलप्ड की गई हैं। फॉसिल फ्यूल का यूज आप आपके वाहनों में कर सकते हैं और वाटर की यूज आप टरबाइन को घुमाने में भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने डेवलप किया उस पावर को। वाटर से भी बिजली बन सकती है, यह आपने डेवलप किया है ना उस एनर्जी को, उस टेक्नोलॉजी को। फिर अगली हम बात करेंगे तीसरा पार्ट, स्टॉक। इसके अंतर्गत बेसिकली स्टॉक के अंतर्गत कुछ ऐसे भंडार होंगे जो कि हमारे वातावरण में या फिर हमारी भूमि में बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आपको टेक्नोलॉजी का ही ज्ञान नहीं है और टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना होने के कारण हम उन संसाधनों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते होंगे कि आपके एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन दोनों ही विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग जल बनाने में नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वाटर बॉडी का एक विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन फिर भी हम उसे पीने योग्य जल नहीं बना पा रहे हैं, तो हम इसे स्टॉक के अंतर्गत रख सकते हैं।